बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे पीर से जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। आपके इल्म में है कि इन दिनों कतर में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी है और बड़े ज़बरदस्त सनसनीखेज और बड़े क्रंच मैचेस जो हैं इन वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिल रहे हैं और अपसेट्स भी देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह अर्जेंटाइन को शिकस्त हुई सऊदी अरब के हाथों और जापान ने जिस तरह जर्मनी को हरा दिया, और आज जो मैच हुआ जिसमें साउथ कोरिया के मुकाबला था वो यूरुग्वे से वो जो मुकाबला बराबर रहा। इसके अलावा आज स्विट्जरलैंड का और कैमरून का मुकाबला था जो 1-0 से स्विट्जरलैंड जीतने में कामयाब रहा। तो बहुत ज़बरदस्त मैचेस हैं। आज इस फीफा वर्ल्ड कप को भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ स्पोर्ट्स और क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खुश आइंद खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेट टीम के एजाज़ में एक अशाइया दिया और इस अशाइया में बहुत ज़बरदस्त जो है पर्सनैलिटीज़ मौजूद थी। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी इस अशाइये में मौजूद है और इसके साथ साथ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी अपनी जो इस प्रेजेंस से इस तकरीब को रौनक बख्शी, इस तकरीब को जीनत बख्शी और खिलाड़ियों के साथ वो घुल मिल गए और खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से उन्होंने दोस्ताना अंदाज में बातचीत की। प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने उन्होंने अपनी स्पीच में भी खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा और साथ साथ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उन्होंने भी जो है वो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेलती है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि लीडरशिप का काम लड़ना होता है और जो है वो हार जीत होती रहती है। जज्बा जवान होना चाहिए। जिस तरह हमारे अफवाज पाकिस्तान है, जिस तरह हमारे असाकिर पाकिस्तान है, उनका एक जज्बा है कि जब वो बॉर्डर पे खड़े होते हैं वो जज्बा है उनका, वो जुनून है उनका, वो मुल्क की खिदमत का एक एहसास है कि जो उनको जवामर्दी के साथ पामर्दी के साथ मुकाबला करने की हिम्मत, ताकत और तक़वियत फराम करता है। इसी तरह क्रिकेट के मैदानों में हमारे ये सिपाही हैं कि जो जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जो है वो पाकिस्तान का सब जिलाली परचम बुलंद रखना जो है वो कोशिश भी होती है और अमूमन अपनी कोशिश में कामयाब भी होते हैं और जब नहीं होते तो जाहिर सी बात है हम सब इन पे तनकीद भी करते हैं। लेकिन हम सब का मकसद यही होता है कि पाकिस्तान का सब जिलाली परचम हमेशा बुलंद रहे, सर बुलंद रहे, हम ना हो लेकिन हमारे बाद भी पाकिस्तान का ये परचम, पाकिस्तान का ये नाम जो है वो उसी तरह से लहराता रहे, पाकिस्तान का परचम बुलंद रहे, पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन रहे। यही इन खिलाड़ियों का भी मकसद है, यही हमारे फौज पाकिस्तान का भी मकसद है, यही तमाम वो लोग जो अपने अपने शोबों में जो है वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं उन सब का मकसद ये कि हम सब ने यकजान होकर मुत्तहिद होकर जो है वो इस मुल्क की खिदमत करनी है और पाकिस्तान का नाम जो है वो बुलंद करना है और रोशन करना है। और यही बात आज डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कही, यही बात जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कही और यही बात चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा साहब, बाबर आजम और इन सब का एक ही मकसद हमें इस तकरीब में नजर आया। एक अच्छा खुश आइंद कदम है। जहाँ हम PCB पे तनकीद बहुत ज़्यादा करते हैं वहाँ पर अच्छी चीज़ों की हमें वहाँ पर तारीफ़ और तौसीफ़ भी करनी चाहिए। ये तो जनाब इस अशाइये का जिक्र था कि जो एक बड़ा ज़बरदस्त ग्रैंड डिनर था जो PCB ने खिलाड़ियों के एजाज में दिया। लेकिन प्राइम का भी फॉर्मेट होता है और प्राइम का फॉर्मेट है जनाब आज की टॉप स्टोरीज। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के स्क्वाड में फवाद आलम को शामिल होना चाहिए था, साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी। PCB ने पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का ट्रेनिंग प्लान तब्दील कर दिया। कौमी स्क्वाड पिंडी स्टेडियम के बजाय इस्लामाबाद क्लब ग्राउंड में ट्रेनिंग करेगा। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हसन अली और जफर गौहर का इंग्लिश काउंटी से माहिदा। दुनिया का सबसे मकबूल तरीन खेल फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। स्विट्जरलैंड ने कैमरून को 1-0 से हरा दिया, जबकि ब्राजील और सर्बिया की टीमें आमने सामने होंगी। इंग्लिश टीम के कप्तान हैरी केन इंजरी से मुकम्मल सेहतयाब हो गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर मद्दा का मोबाइल फोन फेंकने पर 2 डोमेस्टिक मैचेस पर पाबंदी और जुर्माना आयद। एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। जनाब एक अच्छी खबर आपने देखी कि एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त से 2-4 कर दिया और पाकिस्तान का बड़ा एक दरख्शा माजी भी रहा है वॉलीबॉल के हवाले से। जिस तरह सिंध पुलिस की टीम है या पुलिस की टीम है, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस या KP पुलिस, ये बड़ी एक मजबूत टीम है। पाकिस्तान आर्मी, वापडा, ये चंद बड़ी मजबूत टीमें तस्वुर की जाती हैं जो है वॉलीबॉल के हवाले से। इसके अलावा नेवी की टीम बड़ी, एयरफोर्स की टीम बड़ी मजबूत टीम तस्वुर की जाती है। तो बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट वॉलीबॉल में भी पाकिस्तान को दस्तयाब है। इस वक्त मुझे क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन किया पाकिस्तान के जबरदस्त फास्ट बॉलर के जब वो बॉलिंग करते थे तो अपने पेस से, अपने बाउंस से, अपने उछाल से सामने वाले बैट्समैन को बड़ा हरासा किए रखते थे। और मेरी कई डोमेस्टिक क्रिकेटर से बात हुई कि उन्होंने कहा कि इनका फेस करना उनके लिए आसान काम नहीं होता था। मेरे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ, कैसे हैं आप?
जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ कि आपने शो के लिए वक्त निकाला। ये बताएं कि जो आपकी टीम थी, जो डिपार्टमेंट की टीम थी पोर्ट कासिम, उसमें बड़े जबरदस्त फुटबॉलर भी कुछ मौजूद थे। इसमें मोहम्मद समी बड़ी अच्छी फुटबॉल खेलते थे और भी जो थे वो फुटबॉल बड़ी अच्छी खेलते थे। आपको कितना शौक रहा है फुटबॉल का? जी काफी शौक था, और मेरा ख्याल है कि हमारी जो टीम थी, मेरा ख्याल है कि एवरीडे हम फुटबॉल खेला करते थे। जब भी हमारा फर्स्ट क्लास का मैच या कोई भी ग्रेड 2 का मैचेस वगैरह होते थे, तो हमारा जो फर्स्ट सेशन था या जो आखिरी सेशन होता था, अर्ली ऑन जो मॉर्निंग सेशन होता था जिसमें वार्म अप वगैरह होता था, तो उसमें हम फुटबॉल से ही वार्म अप करते थे, और उसके बाद जो कूल डाउन हमारा होता था वो भी हम फुटबॉल से ही करके जाते थे। तो काफी अर्सा हम फुटबॉल वगैरह खेलते रहे और काफी इंटरेस्ट था इस गेम में हमारा। और क्योंकि राशिद लतीफ जो आपकी टीम के साथ थे, हेड कर रहे थे, वो भी फुटबॉल का बड़ा शौक रखते थे, वो भी बड़े शौक से फुटबॉल खिलाते थे आप लोगों को। ये बताइए कौन सी फेवरेट टीम है जो रऊफ समझते हैं कि वर्ल्ड कप जीतेगी या जीतना चाहिए? देखिए, ये तो सऊदी अरब ही हमारी फेवरेट टीम है आजकल, क्योंकि उसने नंबर 3 जो अर्जेंटीना की टीम है उसको शिकस्त दी है। तो मेरा ख्याल है कि ब्राजील की टीम भी अच्छी है, उसके ज्यादा चांसेस हैं। उसके अलावा फ्रांस की टीम अच्छी है। और इसमें मैं एक आपको फुटबॉल से रिलेटेड बात बताऊं कि हमारा एक फर्स्ट क्लास मैच था। हम अलाइड बैंक से खेला करते थे, राशिद लतीफ हमारे कैप्टन होते थे। तो हमारा यूबीएल से रावलपिंडी में मैच था हमारा एडीबीपी से। तो उसमें थोड़ी सी बारिश हो गई और हमारा 3 सेशन तक फुटबॉल चलता रहा। उसके बाद अचानक जब बारिश खत्म हुई, हम बैटिंग करने अंदर गए, तो हमारी सारी टीम 80 या 85 रन पर ऑल आउट हो गए। तो उसके बाद फिर हमने उसके बाद फुटबॉल नहीं खेला। ऑलराइट, अच्छा ये बताइए कि अब कहा जा रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का या मेसी का ये आखिरी वर्ल्ड कप साबित हो सकता है, इतने बड़े स्टार्स का ये आखिरी वर्ल्ड कप है, लेकिन आपको लगता है कि अभी तक जो अपना ग्लिम्पसेस हैं, जो अपने झलक है अपने टैलेंट की, अपनी स्किल्स की, अपने पोटेंशियल की, वो अब तक दिखा पाए या नहीं दिखा पाए? देखिए, ये टॉप सुपरस्टार है वर्ल्ड की, और मेरा ख्याल है कि जो लातीनी अमेरिका, शुमारी अमेरिका, जहाँ पे ये अर्जेंटीन सब ब्राजील की कंट्रीज वगैरह आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक नेचुरल टैलेंट है फुटबॉल का। जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट का क्रेज है, हर गली मोहल्ले में क्रिकेट खेली जाती है, तो इसी तरह इन इलाकों में बहुत ज्यादा फुटबॉल खेली जाती है और उसमें नेचुरल क्रेज है। इसी वजह से कोई ना कोई लेजेंड वहां से निकलता रहता है। तो मेरा ख्याल है कि ये इनका में भी शायद आखिरी टाइम चल रहा हो, मगर उसके बावजूद जो उनकी एक क्लास है वो अभी तक बरकरार है। ऑलराइट, फुटबॉल के हवाले से अपने बात की टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ से, और जाते जाते ये भी अपडेट करते चले अपने व्यूअर्स को कि पुर्तगाल ने जो वो घाना को शिकस्त दे दी 3 के मुकाबले में 2 गोल से और काबी हासिल कर ली है। तो इस तरह अब ये ग्रुप जो है वो बड़ा वाइड ओपन हो गया है। इस पर लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे क्रिकेट के मामलात के हवाले से अब्दुल रऊफ के साथ। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हम डिस्कस कर रहे थे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप। और अब्दुल रऊफ ने कहा कि सऊदी अरब और ब्राज़ील उनकी जो है वो इस टूर्नामेंट में फेवरेट टीम्स हैं। अब देखना ये कि अब्दुल रऊफ की फेवरेट टीम्स इस टूर्नामेंट में किस मरहले तक पहुंचने में कामयाब हो सकती हैं, लेकिन नहीं पहुंचे तो पाकिस्तान की टीम तक, और वो है जनाब फवाद आलम, कि जिनके बारे में पूरा मीडिया बात कर रहा है, एक्स क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, और अब इस डिबेट में शामिल हो गए हैं बूम बूम शाहिद खान आफरीदी। शाहिद खान आफरीदी ने शाहीन शाह आफरीदी और फवाद आलम के लिए क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। जीते तो अब 92 का वर्ल्ड कप भी कहूंगा कि मेरिकल ही था, और ये वाला वर्ल्ड कप हाँ फ्रॉम नोवेयर का आप यहाँ तक फाइनल तक पहुंच गए, ये भी बड़ी बात है। जो गलतियां हमने की है, मेरे ख्याल में मैनेजमेंट कोचेस बैठे हुए काफी क्वालिफाइड बैठे हुए, हमें पता है कि हम कहाँ पे लैग कर रहे थे। हमारा एक मिडिल ऑर्डर वाला जो एरिया है उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और T20 को T20 की तरह ही खेलना पड़ेगा। और शाहीन की जो आपने बात की है, देखें मेरे ख्याल में वो फिट था जिसकी वजह से उसको खिलाया गया। जो कैच पकड़ते हुए उसने काफी दिनों बाद अपनी नी को पूरी तरह बेंड किया था, जो कैच उसने पकड़ा था, जिसकी वजह से वो मसल थोड़ा सा डैमेज हुआ, लेकिन कोई नई इंजरी है, ये पुरानी वाली दोबारा नहीं हुई, ये नई है जो कि मैं समझता हूँ कि 2-3 हफ्ते के अंदर कवर हो जाएगी। मैं मेरे लिए थोड़ा सा ये था, सरप्राइजिंग था। ठीक है, ये क्या था, सीरीज 2 सीरीज हो जाती हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंसेज बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेज रही हैं, उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल में टीम का ऐसे नहीं कर देना चाहिए था, 15-20-16 लड़कों में रखना चाहिए।
ये आपने शाहिद खान आफरीदी को सुना और अब्दुल्लौफ से पूछेंगे। पहले तो ये बताइएगा अब्दुल्लौफ के बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही थी इस बात पे है कि शाहीन शाह आफरीदी जो है उनको जो प्रॉपर तरीके से अगर वो फिट नहीं है तो उनको वर्ल्ड कप में नहीं खिलाना चाहिए। आकिब जावेद इस हवाले से बड़े वोकल थे और बाद में उन्होंने ये कहा भी कि इस हवाले से पीसीबी से इंक्वायरी होनी चाहिए। अब शाहिद आफरीदी ये कह रहे हैं कि इंजरी उनकी नहीं है। आपने जो है वो काफ़ी मास्टर्स भी किए हुए हैं स्पोर्ट्स पे, जो है वो उसमें भी काम किया हुआ है, डिग्री भी आपने ली है। आपको क्या लगता है कि शाहीन शाह आफरीदी पुरानी इंजरी कैरी करते हुए आ रहे थे जिसकी वजह से उनको ये इंजरी हुई है, या आप भी ये समझते हैं कि इंजरी उनकी नई इंजरी है? देखिए, इसमें अली भाई एक चीज तो समझने की जरूरत है कि ये जो अब जब आपकी नी की इंजरी होती है इसमें 4 लेगामेंट्स होते हैं। एक एंटीरियर लेगामेंट होता है एसीएल, एक जो होता है पोस्टीरियर लेगामेंट होता है पीसीएल होता है। ये जो आगे पीछे जो घुटने की मूवमेंट होती है उसको आगे आने से और पीछे जाने से रोकते हैं। तो ये जब ये जो कॉमन इंजरी होती है ये फास्ट बॉलर में होती है या इसमें हो जाती है जो फुटबॉलर्स हैं उनको होती है। तो इसमें जब एक दफा ये ग्रेड 1 इंजरी हो जाए तो फिर अगर आप इसको थोड़ा सी एहतियात करें या 2-4 वीक की रेस्ट करें, 1-2 वीक की, तो उसमें ये कवर हो जाती है। मगर अगर आप इस पर स्ट्रेस डालते रहें तो फिर ये ग्रेड 1 से ग्रेड 2 इंजरी में कन्वर्ट हो जाती है और फिर जब ग्रेड 2 से ग्रेड 3 का टीयर आ जाता है तो फिर इसको लंबा टाइम लगता है। अब शाहीन अफरीदी की केस में ये हुआ कि इसको ग्रेड 1 इंजरी हुई है, तो जो हमारा पैनल था, असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपकी एजुकेशन नहीं है बिल्कुल भी, ना आपको कोई कोच इस लेवल का कोई उसकी एजुकेशन है, ना ही आपका जो बॉलिंग के कोचिंग स्टाफ है, ना पीसीबी का स्टाफ है उसमें कोई इस लेवल का कोई एजुकेटेड बंदा है कि जो इस चीज को अंडरस्टैंड कर सके। इसको ग्रेड 1 इंजरी हुई है एसीएल की, तो इनको पता नहीं चला, इसको कैरी करते रहे। पहले इसे श्रीलंका ले गए, फिर उसके बाद नेदरलैंड ले गए, नेदरलैंड से फिर यूएई ले गए। तो जब इनको पता चला कि ये ग्रेड 1 से ग्रेड 2 इंजरी सीरियस मसला हो गया तो फिर वहां से इन्होंने इसको इंग्लैंड भेजा। अब जितना मर्जी काबिल डॉक्टर हो, जब एसीएल इंजरी एक दफा हो जाती है और उसके बाद जब आपका जब फास्ट बॉलर होता है, जब उसका लोड पड़ना होता है, जो उसका नेचुरल जेन्युइन वेट होता है उससे 4 गुना ज्यादा वेट जब वो बॉलिंग करता है, जंप लेकर डिलीवर करता है, तो उसकी जो बॉलिंग की टांग है उस पर आता है। तो उसके बाद जितना भी काबिल आप डॉक्टर लगा लें मगर उसमें फिर टाइम लगता है, क्योंकि जो इसको नर्व इस जो सप्लाई कर रही होती है, सप्लाई लाइन होती है न्यूट्रिशन की या ब्लड की, जो टेंडन्स या एसीएल को, ये जो लेगामेंट्स को, वो बहुत बारीक होती हैं और बहुत वहाँ पे सप्लाई कम होती है, इसी वजह से टाइम टेकिंग होती है, इसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए इस पे फिर प्रॉपर रेस्ट देते हैं कि अगर आपने रेस्ट प्रॉपर नहीं किया तो दोबारा आप कोई कॉन्टैक्ट किस्म की स्पोर्ट्स खेलेंगे जिसमें आपका किसी के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा या आपका नी अगर ग्राउंड में टकराएगा या किसी चीज को टकरा सकता तो फिर ये दोबारा इंजरी हो जाएगी। तो सेम यही शाहीन के केस में होगा। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि अब ये क्या पीएसएल इनका मिस हो जाएगा या ये रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह एथलीट उनकी बॉडी है, फिजिकल फिटनेस काफी बेहतर है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये फिलहाल तो 1-2 महीने बिल्कुल किसी किस्म की भी क्रिकेट खेल सकते हैं। अभी ये दोबारा, क्योंकि एक दफा फिर इनके घुटने को लगा है, वो नीचे जो कांटेक्ट हुआ है इनका जमीन के साथ और फिर दोबारा इनकी इंजरी हुई है, तो ये टेस्ट सीरीज तो किसी सूरत भी नहीं खेल सकते और उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज है वो भी नहीं खेल सकेंगे। और उसके बाद में भी अगर शायद ही अगर दोबारा इनका कमबैक हो तो शॉर्ट फॉर्मेट में हो सकता है, जिसमें इनको 1-2 ओवर 2-2 या 1-1 ओवर का स्पेल करना पड़े और बड़े इनको अच्छे तरीके से और संभाल कर अपने नी को और इसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अर्ली ऑन इनके दिमाग में डेफिनेट डाउट होगा कि जब ये पूरे फुल स्ट्रेंथ के साथ बॉलिंग करेंगे तो लोड इनके नी पर आएगा और वो थोड़ा सा इनको परेशानी में मुबतला करेगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको। अच्छा अब्दुल्लौफ, जब ये जा रहे थे खेलने के लिए सब ये बात कर रहे थे कि इंजरी के बाद जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो ग्राउंड है वो नरम होते हैं, पिचेस जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, तो इनको मुश्किलात होगी। अब यहाँ पर टीम मैनेजमेंट का और कैप्टन का क्या रोल होता है कि एक आपका फास्ट बॉलर है, एक आपका असासा है, उसको आप बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करा रहे हैं, क्या इनको दायरे के अंदर फील्डिंग नहीं कराई जा सकती थी ताकि इनको ज़रा सेव किया जाता? क्योंकि मुझे याद है कि आपने भी ऑस्ट्रेलिया में पॉइंट पे फील्डिंग की हुई है। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें कैप्टन का इतना ज्यादा कसूर नहीं है, क्योंकि कैप्टन को जब आप कोई प्लेयर देंगे तो वो आपका जो मेडिकल पैनल है या जो आपका पूरी मैनेजमेंट है वो उसको पूरा फिजिकल चेक उसका मुआयना करके आपको देगी कि ये पर्सनली 100% फिट है। तो उसके बाद फिर कैप्टन का इख्तियार में होता है कि जब वो 100% फिट प्लेयर को लेता है तो फिर वो उसको किसी भी जगह पर यूटिलाइज कर सकता है। और जहाँ तक इस इंजरी का ताल्लुक है तो ये किसी भी जगह पर हो सकता है, क्योंकि जब आपका पाँव एक जगह पर स्टक कर जाए और ऊपर से आपका नी ट्विस्ट हो जाए तो उससे भी ये इंजरी दोबारा हो सकती है। अगर आप गिरे, आप
उसके ये घुटना नीचे लगेगा तो उससे भी ये दोबारा इंजरी हो सकती है। और उसके बाद अगर आपका फिजिकल कांटेक्ट कैच लेते हुए या भागते हुए किसी दूसरे प्लेयर के साथ होता है तो तब भी ये इंजरी दोबारा हो सकती है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग इंजरी होती है, तो इसमें थोड़ा हील अप के लिए टाइम आपको चाहिए होता है। ठीक है, और फवाद आलम के एक्सक्लूजन के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि हर प्लेयर के लिए दो दो जो है वो अलग अलग थॉट्स हैं। किसी को आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन दे देते हैं, किसी की एक गलती का आप इंतजार करते हैं कि बस इसने एक गलती की और उसको फौरन टीम से जो है वो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। देखिए, ये तो शुरू से हो रहा है, ये आज से नहीं है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट इसी तरीके से चल रही है कि जिसको आप पसंद नहीं करते उस पे आपकी पूरी मैनेजमेंट इसी उकाबी नजर लगा के बैठी होती है। कोई ये कि कोई अपॉर्चुनिटी हमें दें और वो दुआ कर रहे होते हैं कि इससे परफॉर्मेंस ना हो तो हम किसी तरीके से उसको बाहर करें और जो अपना मंजूर नजर प्लेयर है या कोई उनका फेवरेट प्लेयर है उसको टीम के साथ शामिल कर सके। तो मेरा ख्याल है कि जब तक मेरिट नहीं आएगा, जब तक ये चीजें नहीं आएंगी क्रिकेट बोर्ड में, उस वक्त तक ये ऐसी चीजें चलती रहेंगी। ये लाहौर का भी मसला रहा है, कराची का भी मसला रहा है, पिंडी की लॉबी रही है, पिशावर की लॉबी है, लॉबीज पाकिस्तान में काम करती रही है। और ये मैं तो इनको डर्टी लॉबीज कहता हूँ, क्योंकि इन लॉबियों की वजह से बहुत ज्यादा जो जेन्युइन क्रिकेटर्स हैं उन्होंने सफर किया और वो एक बहुत बड़ा टैलेंट हमारा जाया हुआ। आपको नहीं लगता कि इससे बड़ा एक खराब मैसेज जाएगा यंगस्टर्स में कि एक प्लेयर है वो मुसलसल परफॉर्म करता है, एक सीरीज में वो परफॉर्म नहीं करता, उसको बाहर कर देते हैं, अगले दूसरे जो प्लेयर हैं जो परफॉर्म नहीं करते उनको सीजन प्लेयर कह के, एक्सपीरियंस प्लेयर कह के या अब कर देगा कह के उनको तवातुर के साथ मौके दिए जाते हैं। देखिए, ये यंगस्टर्स को ये मेरा मैसेज तो कोई भी सही नहीं दे रहा है। कोई एक पॉजिटिव मैसेज मुझे बता दे कि ये क्रिकेट बोर्ड किसी भी यंगस्टर को दे रहा हो। आपने टेंटेड प्लेयर को उठाकर पाकिस्तान टीम में डाला, उनको मुख्तलिफ लीग में डाला, उनको टीमों में डाला। जिन कोचेस पर आपने खुद मैच फिक्सिंग के इल्जाम लगाए उनको आपने खुद कोचिंग पे अपॉइंट करवाया। जो इंतहाई इलिटरेट किस्म के लोग हैं उनको आप लेवल 3 कोचिंग कोर्स करवाकर उनको टीमों के साथ आपने लगाया हुआ है। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आपने रिटायर होते साथ ही बगैर किसी एक्सपीरियंस के इतनी बड़ी बड़ी टीमों के साथ कोचिंग पे लगवा दिया। तो वो देखें, जब एक बंदा एजुकेटेड नहीं होगा, उसकी पूरी क्वालिफिकेशन नहीं होगी, वो प्लेयर की साइकोलॉजी नहीं समझता है, तो फिर वो मैसेज तो आपको बच्चों को या जो यंग जनरेशन है उनको बहुत रॉन्ग देती है ना। तो उसके बाद फिर ये जो टीम की सिलेक्शन का मैटर है, इसमें भी देखें कि नेपोटिज्म भी चलता है। जिनके रिश्तेदार होते हैं उनको खिला दिया जाता है, जिनकी रिश्तेदारी या सिफारिश नहीं होती वो बेचारा जितनी भी परफॉर्मेंस कर रहे उसको निकाल दिया जाता है। तो ये कभी भी मेरा ख्याल है कि इन्होंने यंग जनरेशन को कुछ समझा ही नहीं ना उनको ट्रेन करने की कोशिश की। इसी वजह से हमारे यंगस्टर हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़ते नजर आ रहे हैं। अभी मोहम्मद साद के जिन्होंने 182 रन की इनिंग खेली, जो उन्होंने लास्ट कायदे में ट्रॉफी कराची में खेली, वो मैचेस मैंने भी कवर किए। बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, मीडियम पेस बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी मिडिल ऑर्डर में बड़ी अच्छी करते हैं। ऐसे यंगस्टर का छोड़ना क्रिकेट को, ये जो है वो एक अलार्मिंग साइड नहीं है कि मायूस होकर लोग क्रिकेट छोड़ रहे हैं? देखिए, इससे पहले भी एक एग्जाम्पल है कि समी असलम यहाँ से छोड़कर चले गए थे, तो अब साथ ने छोड़ दिया। अब इंतहाई टैलेंटेड और स्टाइलिश बैट्समैन थे मोहम्मद साहिद। मैं इनको काफी अरसे से देख रहा था, टेक्निकली बड़े साउंड थे, मगर क्योंकि किसी की लाइकिंग में थी, कोई इनकी लॉबी नहीं थी, किसी के फेवरेट नहीं थे, तो इस वजह से इनको पिक नहीं किया गया। काफी दफा इनको बुलाया भी गया मगर फिर वापस भेज दिया गया। तो आखिर पे जब उन्होंने देखा कि उनका कोई चांस नहीं, तो ना वो किसी लॉबी का हिस्सा बन सकते, तो उनको रिटायरमेंट लेना पड़ी। तो मगर मेरा ख्याल है कि ये चीज अफसोसनाक है। जिनके रिलेटिव्स वगैरह होते हैं बड़े ओहदों पर, या जिनके बाप टेस्ट क्रिकेटर्स होते हैं या पाकिस्तान के कैप्टन होते हैं, या उसके बाद फिर जो कोचिंग पैनल में जिनके बाप आ जाते हैं, और ये वो अपने बच्चों को किसी को सेंट्रल पंजाब में डलवा देता है, किसी को साउदर्न पंजाब में डलवा देता है, किसी को पाकिस्तान टीम में डलवा देता है। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि जब तक खत्म नहीं होगी पाकिस्तान की आगे क्रिकेट प्रोग्रेस नहीं कर सकेगी। अभी आपने जो ये बात की ना, पेरेंट्स की बात की है, वालिदैन की आपने बात की है, आपको क्या लगता है अगले जो आने वाले 10 साल हैं उसमें पाकिस्तान की क्रिकेट मजीद नुकसान उसको नुकसान में पहुंचेगी? क्योंकि वो सारे लड़के जो इस वक्त पुराने क्रिकेटर्स के बच्चे हैं, वो अंडर 14 खेल रहे हैं, अंडर 16 खेल रहे हैं, अगले 10 साल में ये सब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के अहल हो जाएंगे। मैं नाम नहीं ले रहा, मुझसे बेहतर आप नाम जानते हैं। तो मजीद क्रिकेट डैमेज होगी कि जब यही बच्चे बड़े हो जाएंगे और यही फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे होंगे? देखिए, डैमेज जो हो रही है आपकी बद से बदतर की तरफ जा रही है आपकी क्रिकेट। मुझे बताएं कौन सा बैट्समैन है बाबर आजम के अलावा आपकी टीम में जिस पर आप टेस्ट क्रिकेट में रिलाई कर सकते हैं? वो लॉन्ग फॉर्मेट है, वनडे क्रिकेट है, उसमें रिलाई कर सकते हैं। यही वजह कि आपने जो नेचुरल टैलेंट है, जिस तरह किसी जमाने में जो नीचे से ग्रास रूट से टैलेंट आता था, जिसमें सईद अनवर आते थे, सलीम मलिक आते थे, जिसमें जावेद मियांदाद जैसे सुपरस्टार्स आते थे, तो वो चीजें आना बंद हो गई हैं। क्योंकि आपने ये जो इनके जो खेल जाते हैं, जिस तरह ये बड़े बड़े प्लेयर्स
10-15 साल पाकिस्तान से खेले हैं तो इनके पास एक बड़ा पैसा आ जाता है। और उसके बाद फिर जब ये इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरी पर लगा दिया जाता है, कोई कोच बना दिया जाता है, किसी को सिलेक्शन कमेटी का हेड बना दिया जाता है, किसी को कुछ बना दिया जाता है, फिर वो आगे अपनी मर्जी के कोच अपॉइंट करते हैं। और पिछले साल सिर्फ सेंट्रल पंजाब की अंडर-16 या अंडर-19 की टीम थी, उसमें 10-12 बच्चे ऐसे खेल रहे थे जिनके जिनके बाप ये इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे थे, जॉब पर थे। तो इसमें मुझे बताएं कि नेचुरल टैलेंट फिर कहाँ से आएगा? और फिर ये तो एक जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनका रास्ता रोकने वाली सवाल बात मैंने है ना किया कि इसीलिए है, ये सवाल मैंने इसीलिए किया है कि वो जो खतरे की बू सूंघ रहा हूं उससे जरा आवाम को भी आगाही हो कि जब यही बच्चे जब बड़े होंगे तो फिर गरीब का बच्चा कैसे आएगा, यही बच्चे फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते नजर आ रहे होंगे। अब अब्दुल रऊफ, आप कराची में काफी क्रिकेट, आप रमजान टूर्नामेंट्स काफी आके खेले हैं, कराची के क्रिकेटर्स के साथ आपका बड़ा इंटरेक्शन रहा है। अब एक डिबेट शुरू हो चुकी है, पहले ये आवाजें सिंध और कराची से उठती थी कि जी कराची के प्लेयर के साथ ज्यादती हो रही है। उस दिन मेरे साथ सरफराज नवाज मौजूद थे जो सारी जिंदगी पंजाब को रिप्रेजेंट करते रहे, लाहौर से खेलते रहे, LCC से खेलते रहे। उन्होंने कहा कि जी खुली और वाज़ेह ज़्यादती अब नजर आ रही है कराची और सिंध के साथ। इससे पहले तनवीर अहमद आप ही के टीम मेट हैं, वो जाहिर सी बात है उर्दू स्पीकिंग नहीं है, उनका ताल्लुक भी जो है वो एक पंजाबी फैमिली से, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि जी रमीज राजा ने कहा कि भाई तुम अगर ये ज़बान बोलते हो तो तुम आ जाओ। रमीज राजा जूनियर ने मेरे ही शो में कहा कि अगर तुम्हें, वकार यूनुस ने उनको कहा कि अगर तुम्हें पंजाबी आती है तो तुम जो है वो मीटिंग अटेंड कर सकते हो, क्योंकि हम मीटिंग जो है वो पंजाबी में करते हैं। मैं किसी जबान के खिलाफ नहीं हूं, पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरा पाकिस्तान का एक गुलदस्ते में हर तरीके का जिस तरह फूल होता है इस तरह हर इलाके का एक अपना हुस्न है, एक हर इलाके की एक अपनी चाशनी है, हर इलाके की एक अपनी मिठास है। लेकिन अब ये जो आवाजें उठ रही हैं उस पर मुझे आपका इनपुट लेना जरूरी है, इसीलिए मैंने इतना लंबा सवाल भी किया, इतनी लंबी तमीद भी बांधी। देखिए ये आज से सिर्फ कराची से नहीं हो रहा, जिसकी जो लॉबी स्ट्रांग होती है वही लॉबी यहाँ पर रूल करती है और दूसरे को सर्व किया जाता है। आप देखेंगे मेरे साथ इन्होंने क्या किया। अब मेरा ताल्लुक क्योंकि कश्मीर से था तो मेरे साथ जितना बड़ा इन्होंने जुल्म किया है वो पाकिस्तान की तारीख में किसी के साथ नहीं किया गया, क्योंकि मैं ना कराची लॉबी का था ना मैं पंजाबी लॉबी का था, तो मेरे साथ तो इन्होंने बदतरीन फिर जुल्म किया। 700 विकेटें लेकर मुझे कितने तीन मैचेस इन्होंने खेलने के लिए दिए, टेस्ट मैचेस। तो ये चीजें तो फिर काफी अरसे से चल रही हैं। अभी कराची के क्योंकि लॉबी नहीं है तो लाहौर के रमीज राजा है, चेयरमैन है, या बाकी जो चेयरमैन वगैरह या जो सेटअप आ जाता है वो लाहौर का है, तो वो डेफिनेट करेंगे, उनके दिमाग में यही चीजें उनके खिलाफ होंगी। और इसी तरह अगर कराची का कोई बंदा आ जाता है तो वो लाहौर वालों के साथ करेगा। तो ये चीजें होनी चाहिए। फिर आपको देखना चाहिए कि न्यूट्रल कौन है। अगर फिर आप न्यूट्रल बंदे को नहीं लाएंगे तो फिर ऐसी चीजें तो उठती रहेंगी, क्योंकि ना तो कराची वालों का पंजाब पे ट्रस्ट बिल्ट हो सकता है और सिंध वालों को, और ना पंजाब वालों का सिंध वालों पर ट्रस्ट। अच्छा रऊफ, अभी आपने अपनी बात कर दिया, आप अमूमन अपनी बात करते रही हैं, लेकिन नाज़रीन के लिए मैं जरा जानना चाहता हूं कि कितनी दफा आपको पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप किया गया, कितनी दफा आपको वापस बुलाया गया? देखिए मेरा ख्याल है कि मैं कोई 40-50 दफा तो मुझे पाकिस्तान के कैंप से वापस भेजा गया, और उसके बाद कई दफा तो ऐसे मुझे ट्रैवल करते हुए वापस भेजा गया। कई दफा मुझे घर से बुलाया गया टेस्ट मैच खेलने के लिए और मुझे एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। कई दफा मुझे PCB के हेडक्वार्टर में बुलाया गया और मुझे ये कहा गया कि भाई आपने हमसे पूछा किस तरह के आप कौन होते हैं, आपने इतनी जरूरत कैसे की कि हमसे चेयरमैन और वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव था कि आपकी कैसे आपने पूछ लिया, हमसे तो कभी किसी ने इस तरह इन्वेस्टिगेशन या सवाल नहीं पूछा। तो ये चीजें ये तो देखेंगे होती रहती हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। और मैं ये मैंने इसीलिए पूछा कि हमारे नाज़रीन को आगाही हो कि अगर अब्दुल रऊफ ये बात कर रहे हैं तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि वो खुद ये सारी चीजें देखते हुए आए, ये सारी चीजें खुद वो बर्दाश्त करते हुए और भुगतते हुए आए। अच्छा, अब ये बताइए जो इंडिया को अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में द्रविड़ जाहिर सी बात है टेक्निकली साउंड प्लेयर है, लेकिन शायद T20 के इतने अच्छे प्लेयर नहीं है जिस तरह और इंडिया में प्लेयर सामने आए हैं। गो के वो जरूर बेंगलोर से उन्होंने कैप्टनसी की है, IPL के अंदर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी खास बात है, जो उनका खास है वो टेस्ट क्रिकेट है। आपको लगता है पाकिस्तान में भी इसी तरह से अब व्हाइट बॉल या रेड बॉल की टीम अलग होनी चाहिए या फिर मॉडर्न डे क्रिकेट के कोचेज होने चाहिए? देखिए आप राहुल द्रविड़ को पाकिस्तान के कोचेस से किस तरह मिला सकते हैं? आपने कभी आप राहुल द्रविड़ से मिले हो? हाईली एजुकेटेड है, आप उनसे बात करें, जिस तरह कुंबले हैं, राहुल द्रविड़ हैं, ये तो टॉप क्लास लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। और पाकिस्तान के जो जाहिल कोचेज हैं इनके साथ आप इनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अब कल मैं देख रहा था कि इन्होंने लेवल 3 कोचिंग कोर्स कराया, उसमें मैट्रिक फेल बैठे हुए थे, किसी की मैट्रिक एजुकेशन नहीं है, किसी ने इंटर नहीं किया हुआ, तो वो कैसे असाइनमेंट बना सकते हैं, कैसे कुछ लिख सकते हैं? आप उनको लेवल 3 किस
बेस पर करवा रहे हैं। एक बंदा कोई चीज लिख नहीं सकता, एक असाइनमेंट नहीं बना सकता, कुछ पढ़ नहीं सकता, तो वो कैसे आगे ट्रेंड करेगा? जिसने कुछ बायोमैकेनिक्स का जिसको नहीं पता, जिसको न्यूट्रिशन का नहीं पता, जिसको साइकोलॉजी का नहीं पता, जिसको प्लेयर्स को हैंडल करना नहीं आता, जिसको किसी चीज जिसको बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं जो कोचिंग के उनका नहीं पता, तो आपने वहां पर यहाँ पर तो वो सारे के सारे कोचेज लगाए हुए हैं, तो वो इनमें से फिर वो उसी तरह का एक पिक एंड चूज करेंगे। जिस तरह जूनियर टीम पे उन्होंने पीछे काफी अर्से से एक एक्स पाकिस्तान का प्लेयर लगाया हुआ था, तो इंडिया ने वहां पर राहुल द्रविड़ को लगाया हुआ था, तो वो डेफिनेट जिस तरह राहुल द्रविड़ का स्टाइल है और जिस तरह की उनकी एजुकेशन है और जो उनकी पर्सनैलिटी है, तो उसके मुताबिक वो चीज तैयार करेंगे। और यहाँ पे तो देखे ना, अभी साजा माजा ही कोचिंग कर रहे हैं, वो उसी तरह टाइप के, ना उनकी कोई एजुकेशन है ना उनका कोई विजन है। इसी वजह से आप पाकिस्तान की टीम देख लें कि एक बंदा एक को टेस्ट में भी कराते हैं, अगले टेस्ट में उसको फारिग करके ये जो आपका साजिद था ऑफ स्पिनर, उसको पीछे परमानेंट मेंबर था, अभी इस सीरीज में पता ही नहीं है, श्रीलंका की सीरीज में उसको निकाल दिया। उसके बाद कई बंदे ऐसे आते हैं जिनको आपकी यानी कि जब आपका कोचिंग पैनल एजुकेटेड नहीं होगा, विजन नहीं होगा उनके पास, फिर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ही नहीं सकते। फिर आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी और उसमें फिर कोई बच्चा सेटल हो ही नहीं सकता टीम में। शॉर्ट टर्म के लिए वो आएंगे, शॉर्ट टर्म में तो फिर कुर्सी बचाने के लिए ऐसे ही फिर उनको और फिर निकाल देंगे। फिर ठीक है, शॉर्ट टर्म में फिर ऐसे रिजल्ट सामने आएंगे। थैंक यू सो मच अब्दुल रऊफ कि आपने अपनी गुनगू मसरूफियात में से वक्त निकाला, और हमेशा से जी स्पोर्ट्स के लिए अब्दुल रऊफ की जो मोहब्बत है वो इस तरह से रहती है। इस वक्त ट्रैवलिंग में थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी खुसूसी दरख्वास्त पे और दावत पे इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे फुटबॉल एनालिस्ट मोहम्मद तुराब रिजवी से आज के दिन के मैचेस को। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करेंगे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से। फुटबॉल एनालिस्ट, कमेंटेटर और पाकिस्तान के अंडर 12 कैप्टन तुराब रिजवी ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन शाहिद आफरीदी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से अपनी फेवरेट टीम बता दी। क्या है, आइए सुनते हैं। वर्ल्ड कप में भी मेरे ख्याल में नीदरलैंड ने भी अपसेट कर दिया था। जिम्बाब्वे वाला मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ था, वो तो नहीं कहूँगा कि अपसेट था, वो तो जिम्बाब्वे बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन ये कि टूर्नामेंट जो है वो लाइव हो गया। आई मीन कि इतना बड़ा अपसेट अर्जेंटीना की टीम हम सबकी एक वक्त में फेवरेट टीम थी, वो हो गई ब्राज़ील हो गई, और टूर्नामेंट का पहला मैच ही इस तरह हो गया। सऊदी अरब को बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरे ख्याल में आज भी वो खुशियाँ मना रहे हैं, तो कि उनको खुद भी अंदाज़ा कि कितनी बड़ी टीम को हराया उन्होंने। लेकिन ये अच्छा है, टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा है, आगे मैचेस बहुत अच्छे होंगे, तो लेट्स सी कौन जीतता है। मेरी शुरू से जर्मनी रही है, थोड़ा सा भी इंग्लैंड की तरफ भी हूँ, लेकिन जर्मनी की टीम मैं समझता हूँ कि। चलें जी, तुराब आपने सुन लिया, शाहिद खान आफरीदी कहते हैं जर्मनी फेवरेट टीम है, लेकिन जर्मनी को तो जापान ने हरा दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस वर्ल्ड कप में लगता है आप किसी भी अंडरडॉग को आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बेशक मेसी खेल रहे हो, बेशक रोनाल्डो खेल रहे हो, बेशक नेमार खेल रहे हो, आप छोटी टीम को इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल भी काउंट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा आज जो मैचेस खेले गए टूर्नामेंट पहले फेवरेट्स होते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में मुझे लगता है कोई भी टीम फेवरेट नहीं है। ठीक है, अच्छा आज जो मैचेस खेले गए उसमें सबसे जो पहला मैच जिसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो स्विट्जरलैंड और कैमरून का मैच है, और कैमरून के जो प्लेयर थे वो स्विट्जरलैंड मूव हो गए 6 साल की उम्र में, और उन्होंने ही आज गोल कर दिया। आई थिंक ब्रेल एम्बलो उनका नाम था, कि जो उन्होंने गोल किया और अपनी टीम के खिलाफ उन्होंने कामयाबी दिला दी, और फिर उन्होंने सेलिब्रेट भी नहीं किया। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली सेलिब्रेशन तो फुटबॉल में ना करें दैट डजंट मैटर। जिस तरह का गोल उन्होंने किया और जिस तरह स्विट्जरलैंड ने एक टफ फॉट 1-0 विक्ट्री ली है, स्विट्जरलैंड थोड़ी मेरी ओपिनियन में अंडरवेलमिंग के लिए अपने साइंस के हिसाब से, स्पेशली उस तरह की टीम के खिलाफ। लेकिन मेरे ख्याल में स्विट्जरलैंड जैसे ये टूर्नामेंट आगे गुजरता जाएगा, स्विट्जरलैंड की थोड़ी बहुत बेहतर होती जाएगी। मैं होप करता हूँ स्विट्जरलैंड राउंड 16 तक पहुंचेगी। ठीक है, और ये साउथ कोरिया का मैच हुआ, साउथ कोरिया का जो मैच था उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों ने एक दूसरे के गोल पोस्ट पे काफी हमले किए, लेकिन मैच जो था ये बराबरी पे खत्म हुआ। जी बिल्कुल, मैं इस गेम से पहले मेरी तरफ से यूरुग्वाई काफी फेवरेट थे। उनकी जो अटैकिंग लाइनअप है विद लुइस सुआरेज, डार्विन न्यूनेज और एडिसन कवानी, और उनके पास फेडे वाल्वेर्डे जो रियल मैड्रिड में खेलते हैं, और एक अच्छी एक्सपीरियंस डिफेंसिव लाइनअप थी। मेरे ख्याल में उनके लिए काफी कंफर्टेबल विक्ट्री होना चाहिए था, लेकिन येट अगेन हमने देखा है कि जितनी भी अंडरडॉग जो छोटी टीम्स हैं वो हर फेवरेट टीम को प्रेस कर रही है काफी ज्यादा, और हर छोटी टीम बड़ी टीम को बिल्कुल भी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट नहीं दे रही। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप गुजर जाएगा, मेरे ख्याल में जितने भी फेवरेट बड़ी टीम्स हैं वर्ल्ड कप में, वो आहिस्ता से इम्प्रूव करती जाएंगी, क्योंकि जितनी भी बड़ी टीम्स के प्लेयर्स हैं वो सारे एक लॉन्ग 30 गेम सीजन खेल चुके हैं।
तो उनको कुछ दिन लगेंगे और कुछ गेम्स लगेंगे प्रॉपर्ली स्क्वाड ताकि फुली रेडी हो जाए हर ठीक है। आपको लगता है कि इस मैच में थोड़ा सा साउथ कोरिया तो थोड़ा सा अनलकी भी रहा, क्योंकि पहले हाफ में हमने देखा था कि उन्होंने डोमिनेट किया, फिर गोल करने के बड़े कुछ इजी जो अपॉर्चुनिटीज थी वो भी मिस की, बाहर से भी बॉल टकरा के वापस आई। जी बिल्कुल, साउथ कोरिया ने मेरे ओपिनियन में अटैकिंग वाइज कुछ सिनेरियोज में काफी डोमिनेट किया है। हम जिस तरह देख सकते हैं यूरुग्वाई की जो डिफेंसिव लाइनअप है बेशक काफी एक्सपीरियंस्ड है लेकिन एक काफी एजेड लाइनअप है। साउथ कोरिया के जितने भी अटैकिंग प्लेयर्स हैं उनमें अंदर काफी पेस है। ह्योंगमिन सन जो कि टॉटनहम हॉटस्पर में खेलते हैं वो वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट विंगर्स हैं। ऑब्वियसली एक एजिंग लाइनअप के खिलाफ साउथ कोरियन टीम काफी प्रॉब्लम्स हमने एक्सपेक्ट किया था देगी, लेकिन हमने ये भी एक्सपेक्ट किया था यूरुग्वाई भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखी अटैकिंग वाइज, लेकिन एक एजेड अटैकिंग लाइनअप ने भी यूरुग्वाई को काफी फेल किया था। अच्छा सर, मैं बात करूंगा उस ग्रुप की कि इसमें अर्जेंटाइन को शिकस्त हुई सऊदी अरब से, लेकिन मैक्सिको और पोलैंड का जो मैच है वो बराबर हुआ, तो आपको लगता है कि अर्जेंटाइन के पास अभी भी चांस है क्योंकि ग्रुप अभी भी जो है वो वाइड ओपन है? जी बिल्कुल, एक ड्रॉ ने अर्जेंटीना को काफी तरीकों से हेल्प किया है, लेकिन अर्जेंटीना अगर पोलैंड या मैक्सिको में कोई जीत भी जाती अर्जेंटीना के पास फिर भी अच्छा चांस था। अर्जेंटीना जो 1990 में वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची थी वो अपनी पहली मैच कैमरून के खिलाफ हारी थी। तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग अर्जेंटीना अपने फर्स्ट 2 गेम्स वर्ल्ड कप में सही तरह परफॉर्म नहीं करती, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप गुजरता जाता है अर्जेंटीना की परफॉर्मेंसेस भी बेहतर होती हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अर्जेंटीना बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएगी इस ग्रुप से। ठीक है, और आज पोर्टुगाल ने भी हरा दिया घाना को 3-2 से। ये रिजल्ट आपके ख्याल में काबिल कबूल है कि 2 गोल करने में घाना कामयाब हो गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस टूर्नामेंट से पहले मैंने पोर्चुगल को काफी एक्सपेक्ट किया था। मैंने पोर्चुगल को इस टूर्नामेंट पहले अपने हिसाब से डार्क हॉर्स क्लेम किया था, लेकिन डिफेंसिवली पोर्चुगल ने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया है और कुछ पोर्चुगल की जो मिडफील्ड स्ट्रैटेजी है मिडफील्डर्स ने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया। गाना जो कि सऊदी अरब से भी लो रेटेड टीम है 61st पे, उसने पोर्चुगल जैसी टीम को 3-2 स्कोर रखा है और गेम के 90th मिनट में गाना के प्लेयर ने गोलकीपर के पीछे से बॉल छीनने की कोशिश की थी। आसानी से 3-3 हो सकता था, लेकिन गाना काफी अनलकी थी। गाना की अटैकिंग प्लेयर्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की इस गेम में और पोर्चुगल ने भी काफी अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस की अपने पहले गेम में। कहीं ना कहीं आपको लगता है पोर्टुगल के साथ जो मामला थे रोनाल्डो के साथ काफी उनके जो मामला थे काफी करीबी मामला थे, उनके स्ट्राइकर हैं रोनाल्डो, एक बड़ा नाम है, एक बड़ा मुकाम है। अब जो रोनाल्डो के साथ कंट्रोवर्सी चल रही है, अभी वो आपने सुना ही होगा कि 2 डोमेस्टिक मैचेस की उन पर पाबंदी लग गई, उन्होंने सेल फोन फेंक दिया अपने एक फैन का, उन पर जुर्माना भी लगाए। तो ये सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड वो टीम को भी इंपैक्ट डालती है और इफेक्ट करती हैं। जी ऑफ कोर्स, रोनाल्डो स्पेशली रोनाल्डो जैसे एक स्पोर्टिंग फिगर जो कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम है, अगर रोनाल्डो ऑन फॉर्म नहीं होंगे और मेंटली रेडी नहीं होंगे मैच के लिए तो जिस टीम में रोनाल्डो खेल रहे होंगे उनके बाकी प्लेयर्स उस एनर्जी से फीड ऑफ करते हैं। लेकिन रोनाल्डो एक काफी प्रोफेशनल फुटबॉलर है और यकीनन मुझे लगता है कि रोनाल्डो की सिचुएशन पोर्चुगल को अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है रोनाल्डो का मसला क्या है? क्योंकि कभी वो अपना मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब छोड़ देते हैं, कभी वो स्पॉन्सर्स के ड्रिंक्स उठा के साइड में रख देते हैं। ठीक है, एक अच्छा जेस्चर था या नहीं था, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन बहरहाल एक स्पॉन्सर के ड्रिंक्स उठा के साइड में रख देते हैं। कभी वो जो अपने फैंस हैं उनसे लड़ते हुए नजर आते हैं। चल क्या रहा है ये सब कुछ रोनाल्डो के जहन में? जी देखिए, रोनाल्डो के ये पर्सनल इश्यूज हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ, जो कि उन्होंने एक इंटरव्यू में स्पीक आउट किया है। यूनाइटेड के खिलाफ भी रोनाल्डो पिछले कुछ महीनों से और इस सीजन के शुरू से यूनाइटेड के साथ काफी मसाइल उनके फेस हो रहे हैं। उनके क्लब के एग्जेक्टिव्स के खिलाफ, क्लब के कोचेस के खिलाफ काफी क्लैशेस हुए हैं, लेकिन नेशनल टीम और क्लब फुटबॉल एक कंप्लीटली डिफरेंट स्पोर्ट है। क्लब फुटबॉल में मैं यकीन करता हूँ कि रोनाल्डो उनका जो 5th वर्ल्ड कप है, अगर स्टार्ट देखा है तो रोनाल्डो इज वन ऑफ द ओनली प्लेयर जिन्होंने 5 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप खेले और हर वर्ल्ड कप में पोर्चुगल के लिए परफॉर्म किया है। तो यकीनन वो इस वर्ल्ड कप में भी अगर पोर्चुगल अच्छा खेले तो रोनाल्डो भी परफॉर्म करेगी। ठीक है, इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे और रोनाल्डो के फैन जो बिल्कुल मायूस ना हो, क्योंकि जैसे जैसे वर्ल्ड कप आगे बढ़ेगा उनकी फॉर्म वापस आती जाएगी। थैंक यू सो मच। तुराब रिजवी हमारे साथ इंग्लैंड से टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, जिस फीफा वर्ल्ड कप को डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपको अपने शो में मदऊ करते रहेंगे। इस वीक का हमारा ये लास्ट होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।